साल था 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लंबे काले सालों के बाद दुनिया ने बस राहत की सांस लेना शुरू ही किया था। फेटविले, वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से शहर में सॉडर फैमिली क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रही थी। जॉर्ज सॉडर एक इटालियन इमिग्रेंट और उनकी वाइफ जेनी ने अपने और अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक लाइफ बनाई थी। वे 10 बच्चों के साथ एक सम्मानित मेहनती फैमिली थे। उस खास क्रिसमस ईव पर उनके बड़े 2 मंजिला लकड़ी के घर का माहौल खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। बड़े बच्चों को देर तक जागने की परमिशन थी। उनके पेरेंट्स और सबसे छोटे बच्चे सोने चले गए थे। उन्हें जरा भी नहीं पता था कि यह रात, जो इतनी गर्मजोशी और फेस्टिव चीयर के साथ शुरू हुई थी, जल्द ही एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाएगी जिससे उनकी फैमिली कभी सच में जाग नहीं पाएगी। सॉडर हाउस होल्ड एनर्जी से भरा हुआ था। मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी जूनियर, बेट्टी नए टॉयज के साथ खेलने के लिए एक्साइटेड थे, जो उनकी बड़ी बहन मैरियन ने उनके लिए खरीदे थे। शुरू में हेजिटेंट होने के बावजूद जेनी आखिरकार मान गई, उन्हें याद दिलाते हुए कि सोने जाने से पहले वे अपने चौरस खत्म कर लें। जॉर्ज और जेनी अपनी 2 साल की बेटी सिल्विया, जॉन और जॉर्ज जूनियर के साथ अपने बेडरूम में चले गए, बड़े बच्चों पर घर बंद करने का भरोसा करते हुए। रात ठंडी और शांत थी। आधी रात के आसपास फोन बजा। जेनी उठी और उसे अटेंड करने के लिए नीचे गईं। यह एक अनजान महिला थी। गलत नंबर। जेनी के वापस सो जाने के मुश्किल से 1 घंटे बाद क्रिसमस की सुबह लगभग 1:30 बजे वह फिर से चौंक कर जाग गई। इस बार यह फोन की घंटी नहीं थी, बल्कि धुएं की तीखी गंध थी। उसने अपनी आंखें खोलीं तो एक भयानक मंजर देखा। उसके पति जॉर्ज का ऑफिस रूम जल रहा था। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वह चिल्लाई और जॉर्ज जाग गया। घर तेजी से एक डेथ ट्रैप में बदल रहा था। लपटें लकड़ी को निगल रही थीं। उनके पहले विचार उनके बच्चों के बारे में थे। उन्हें सबको अभी बाहर निकालना था। जॉर्ज और जेनी, साथ ही उनके 4 बच्चे जो ग्राउंड फ्लोर पर थे, जॉन, जॉर्ज जूनियर, मैरियन, सिल्विया, बाहर निकले। लेकिन जल्द ही एक भयानक एहसास। उनके 5 बच्चे अभी भी अंदर थे, अटारी में। मेन सीढ़ियां अब आग की दीवार बन चुकी थीं, पूरी तरह से रास्ता बंद। जॉर्ज ने प्लान बनाया, सीढ़ी लेकर खिड़की तक जाएगा, पर जहां सीढ़ी रहती थी वह गायब थी। निराश होकर उसने वर्क ट्रकों से चढ़ने की कोशिश की। दोनों ट्रक स्टार्ट नहीं हुए। कल तक परफेक्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर प्रयास को विफल कर रही थी। आग भड़कती रही। उम्मीद हर सेकंड कम होती गई। शांतिपूर्ण क्रिसमस ईव समय के खिलाफ एक फ्रैंटिक दौड़ में बदल गई और घर लपटों में समा गया। जैसे जैसे आग उनके घर को राख के ढेर में बदल रही थी, सॉडर फैमिली भयंकर सर्दी में बाहर खड़ी थी, हेल्पलेस। जब तक फायर डिपार्टमेंट आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर बेसमेंट में ढह गया था। ऑफिशियल कंक्लूजन, फॉल्टी वायरिंग। डेथ सर्टिफिकेट्स जारी हुए। लेकिन जॉर्ज और जेनी के लिए कुछ बहुत गलत लग रहा था। अनसेटलिंग सवाल उठे। राख में कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले, न हड्डियां न दांत। एक घर की आग आमतौर पर सब कुछ नहीं मिटाती। जेनी ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। जानवरों की हड्डियां जलाईं। वे भंगुर हुईं, गायब नहीं। ये टेस्ट उनके विश्वास को मजबूत करता है कि उनके बच्चे आग में नहीं मरे थे। फिर से मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेट्टी। ये अनुपस्थिति क्लोजर नहीं, एक भयानक मिस्ट्री की शुरुआत थी। लोकल फायर चीफ एफ जे मॉरिस की ब्रीफ सर्च, पर कोई ठोस रिमेन्स नहीं। मलबे में किसी भी शारीरिक सबूत का अभाव। क्या बच्चों को पहले ही घर से निकाल लिया गया था? एक पड़ोसी ने अलार्म बजाया, टैवर्न तक दौड़ा, क्योंकि सॉडर का फोन लाइन डेड था। फायर स्टेशन 2.5 मील। ट्रक सुबह 8 बजे तक नहीं आया। 7 घंटे बाद। ऑफिशियल वजह, चीफ ट्रक नहीं चला सकते थे। शहर को यह बहाना अविश्वसनीय लगा। दावा, बच्चों के शरीर पूरी तरह जल गए, बिना प्रॉपर एक्सकवेशन, जैसे केस जल्दी बंद करना था। आधिकारिक कारण फॉल्टी वायरिंग, पर जॉर्ज ने हाल ही में रीवायरिंग करवाई थी। कंपनी ने सेफ कहा था। फोन कॉल, छत पर बैंग, डिसेबल ट्रक, हर टुकड़ा सिंपल एक्सीडेंट से दूर इशारा कर रहा था। फैमिली के डाउट से कन्विक्शन बन गए। एक मैसिव कवर अप। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद, पर सॉडर्स की अपनी जांच शुरू। वे मानने लगे बच्चे जिंदा हैं, किडनैप हुए। आग सिर्फ एक डाइवर्जन, एक इलैबोरेट स्मोक स्क्रीन। उनकी ट्रेजेडी एक एंड्यूरिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई।
दो सबसे ट्रबलिंग एविडेंस, मिसिंग लैडर और डेड फोन लाइन। सीढ़ी घर से दूर एक स्टीप एम्बैंकमेंट में फेंकी मिली, 75 फीट से ज्यादा। जॉर्ज के लिए यह फाउल प्ले का प्रूफ, किसी ने रेस्क्यू रोकने को जानबूझकर हटाया। फोन जला नहीं, कटा हुआ, किसी ने खंभे पर चढ़कर लाइन फिजिकली काटी ताकि मदद न बुल सके। सीढ़ी हटाना प्लस फोन लाइन काटना मियर कोइंसिडेंसेस नहीं, डिलिबरेट एक्शंस, प्लानिंग और एफर्ट के साथ। सवाल, ऐसा कौन करेगा और क्यों? सॉडर वेल लाइक्ड थे, पर जॉर्ज आउटस्पोकन इटालियन इमिग्रेंट मुसोलिनी के खिलाफ बोलते थे। पुलिस और फायर ऑफिशियल्स ने इन क्रूशल क्लूज को डिसमिस किया, एक्सीडेंटल फायर थ्योरी पर अड़े रहे। पर सॉडर के लिए ये डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट थे, कॉन्स्पिरेसी के सबूत। मिसिंग लैडर, नो रेस्क्यू। कट फोन, नो अलार्म। डिसेबल्ड ट्रक्स, नो लास्ट डिच एफर्ट। हर रास्ता सिस्टमैटिकली ब्लॉक्ड। आग सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये एक मेटिकुलसली प्लान्ड क्राइम का फाइनल एक्ट लग रही थी। महीनों पहले एक इंश्योरेंस सेल्समैन गुस्से में जॉर्ज को वार्न, गो अप इन स्मोक, डिस्ट्रॉय। मुसोलिनी पर बहस के बाद एक अजनबी फ्यूज बॉक्स दिखाकर कहा, एक दिन आग लगने का कारण बनेंगे, जबकि घर रिसेंटली रीवायर्ड और सेफ था। हाईवे पर पार्क कार, लोग बच्चों को देखते जैसे बच्चों को टारगेट ऑब्जर्व और स्टडी किया जा रहा हो। जॉर्ज, गुस्सा और अपराधबोध, फैमिली को लगा ये किडनैपिंग थी। आग कवर स्टोरी। एलिमेंट्स, डायरेक्ट धमकियां, वायरिंग वार्निंग, देखती कार, कटी फोन लाइन, गायब सीढ़ी, डिसेबल ट्रक, रिमेंस की कमी, मिलकर नैरेटिव बदलता है। सॉडर्स अब अपने केस के डिटेक्टिव, उन्हें शक, पावरफुल लोग शामिल, लोकल अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस। नतीजा, एक स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन और बड़ा सवाल, किसने किया और क्यों इतनी दूर तक गए। हफ्तों में एक महिला ने फेटविले चार्ल्सटन के बीच बताया, आग की अगली सुबह लापता बच्चों को देखा। 2 पुरुष, 2 औरतें, इटालियन ओरिजिन, नाश्ता कराया, बच्चे सहमे। चार्ल्सटन में होटल चलाने वाली कहती है, 5 में से 4 बच्चे देर रात आए। 2 पुरुष, 2 औरतें, इटालियन लगते, सुबह जल्दी चले। एक बस ड्राइवर देर रात लोगों को सॉडर हाउस पर आग के गोले फेंकते देखता है। जेनी की छत पर थड़ की आवाज से मेल। यार्ड में छोटी, डार्क ग्रीन, रबर जैसी ऑब्जेक्ट, संभव इंसेंडियरी केसिंग, पाइनएप्पल बम जैसा। एक पड़ोसी सुबह गैराज से ब्लॉक एंड टैकल चोरी, चोर पकड़ा, कहता घबराकर उठाया और फोन लाइन उसने काटी, सोचा पावर लाइन है, मदद कर रहा था। फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस बस ड्राइवर की टेस्टिमोनी एगजनी की ओर और फॉल्टी वायरिंग नैरेटिव का खंडन। ये अकाउंट्स टैंटलाइजिंग, बच्चों को मूव किया जा रहा था, शायद स्टेट से बाहर। साल दशकों में बदल गए, पर जॉर्ज और जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1962 उन्होंने अपने घर के पास रूट 16 पर बड़ा बिलबोर्ड लगाया। 5 बच्चों के पोर्ट्रेट्स, रिवॉर्ड $5,000, फिर $10,000। यह लैंडमार्क बन गया। यात्रियों ने नोटिस किया, लेटर्स और कॉल्स आने लगे। जॉर्ज, सेंट लुइस, टेक्सास, फ्लोरिडा, हर लीड के पीछे, पर सब डेड एंड। 1968 जेनी के नाम एक एनवेलप, अंदर यंग मैन की फोटो, लुई जैसा, पीछे लिखा, लुई सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, इलियल बॉयज, इन 90132 या 35। उन्होंने एक और प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, पैसे लिए, फिर गायब। फोटो सबसे कीमती और सबसे दर्दनाक पहेली, आखिरी सिग्निफिकेंट क्लू, लुईस से रिजेंबलेंस अनकैनी, डार्क घुंघराले बाल, डार्क आंखें, फेशियल स्ट्रक्चर। पीछे का क्रिप्टिक मैसेज, ब्रदर फ्रैंकी, इलियल बॉयज, नंबर्स। क्या यह कोर्ट, लोकेशन या प्रिजनर नंबर? बेस्ट एफर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स के बावजूद फोटो का ओरिजिन और आइडेंटिटी कभी नहीं मिली। 1969 जॉर्ज की मौत, टूटा दिल, वे मानते रहे किडनैपिंग, संभवतः लोकल इटालियन माफिया, एंटी मुसोलिनी स्टांस का बदला। 50s की साइट एक्सकेवेशन, छोटे वर्टिब्रे, पैथोलॉजिस्ट न आग के संपर्क में और मिसिंग बच्चों से कहीं ओल्डर, राख में उनके रिमेन्स कभी थे ही नहीं। आज 3/4 सदी बाद 5 बच्चों का फेट अब भी अनसॉल्व्ड। आखिरी सर्वाइविंग सिल्विया, अब बुजुर्ग, फिर भी एक आंसर की उम्मीद। क्या बच्चों को माफिया ने किडनैप किया? क्या यह पर्सनल रिवेंज था?
क्या वे जिंदा रहे, घर लौटने से डरे, या सच में आग में पेरिश, और सब महज अजीब संयोग सवाल बने हुए हैं, उस बहुत पहले की आग के धुएं की तरह हवा में लटके हुए। बिलबोर्ड अब चला गया, पर उसकी कहानी आज भी फैसिनेट और हॉन्ट करती है। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, कोई ग्राफिक वर्णन नहीं, उद्देश्य सूचना और सस्पेंस, अपराध की ग्लोरिफिकेशन नहीं। अगले पार्ट में वही चौंकाने वाला सुराग, एक अजीब सा पोस्टर कट जो सब कुछ बदल देता है। जुड़े रहिए।